हाय एवरीवन, वेलकम टू एडेलिनो। तो आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप केटीजी कहते हो। तो नीट वालों के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे फार्मूले कवर करने वाले हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में आपका पूरा का पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम खत्म करने वाले हैं। एंड पे हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, फार्मूला शीट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको नीट के एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर स्टार्ट होता है आइडियल गैस से। सबसे पहले आपको समझना होगा बॉयलीज लॉ क्या होता है। भाई बॉयलीज लॉ जो होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, बॉयलीज लॉ कहता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। बॉयलीज लॉ कहता है कि टेम्परेचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। बॉयलीज लॉ की जो इक्वेशन जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन तो कांस्टेंट हमने रखना है, आर भी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट ही होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू बॉयलीज लॉ, तो पी वी कांस्टेंट होगा। तो जब पी वी कांस्टेंट होगा, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि पी वी कांस्टेंट, जब पी वी कांस्टेंट होगा तो पी वन वी वन पी टू वी टू के बराबर होगा, और प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही कहता है हमारा बॉयलीज लॉ। तो जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके की कर्व हमें मिलेगी। और अगर आपके पास एग्जाम में दो कर्व दी होंगी, एक टेम्परेचर T1 पे, एक टेम्परेचर T2 पे, तो देख लेना जिस कर्व के अंडर ज़्यादा एरिया आएगा, जिस कर्व के अंडर ज़्यादा एरिया आएगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वो कर्व ज़्यादा टेम्परेचर, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स दिए हैं, एक टेम्परेचर T1 पे, एक टेम्परेचर T2 पे, तो T1 के अंडर जो है वो ज़्यादा एरिया है, इसलिए T1 टेम्परेचर ज़्यादा है। और याद रखना है कि पी वर्सेस वी का ग्राफ जहाँ भी आपको दिखेगा उसका स्लोप जो है वो माइनस पी बटा वी के बराबर होगा। अगर पी वर्सेस वी ना हो बल्कि पी वर्सेस वन बटा वी हो तो उसका स्लोप जो है वो एन आर टी के बराबर होगा, और उसमें जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और स्लोप एन आर टी के बराबर होगा। यहाँ बात समझना है कि स्लोप जो होता है वो थीटा होता है। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा टेम्परेचर होगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे इसका थीटा बड़ा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला लॉ है वो हमारे पास चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारा प्रेशर होता है भाई वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जिस प्रोसेस का प्रेशर कांस्टेंट होता है, जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे आइसोबारिक प्रेशर लिखा है, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, एक सेकंड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। और चार्लीज लॉ में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे वी वन बटा टी वन वी टू बटा टी टू के बराबर होगा। ठीक है, चार्लीज लॉ में क्या होगा? वी वन बटा टी वन वी टू बटा टी टू के बराबर होगा। और सबसे पहली बात चार्लीज लॉ में क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट है। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। चार्लीज लॉ के अकॉर्डिंग जब हम आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और V1 बटा T1 बराबर होता है V2 बटा T2 के। जब हम इस चार्लीज लॉ के ग्राफ ड्रा करते हैं तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर वाला ग्राफ जो होता है उसमें जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इसी को हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, और जो स्लोप होता है इसका वो एन आर बटा पी के बराबर होता है, जो कि डी वी बटा डी टी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि स्लोप यानी थीटा जो है, जो एंगल थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। जितना ज़्यादा थीटा होगा, जितना बड़ा स्लोप होगा, प्रेशर उतना कम होगा। तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जहाँ पे ग्राफ होगा वहाँ पे अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस दी हैं, ठीक है, जिसका थीटा बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। जैसे यहाँ पे थीटा टू बड़ा है, थीटा वन छोटा है, तो पी वन बड़ा होगा, पी टू छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है। ठीक है, इसी तरीके से एक फार्मूला है, ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख लेना कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू टी अपॉन 273 होता है। ठीक है, वी नॉट यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वी टी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है बताने की, लेकिन हमने सिर्फ एक बात याद रखनी है इसमें कि भाई जब भी आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस होगा
उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। ये हमारा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। जब हम इन तीनों चीज़ों को, तीनों जैसे चार्लीज लॉ है, बॉयलीज लॉ है और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, इन तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आती है इक्वेशन, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। आपने इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ प्रेशर के यूनिट्स हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स हैं, तो वैसे आपको ये पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होते हैं। कभी एक यूनिट दिया होता है और ऑप्शंस में आंसर जो होते हैं वो दूसरे यूनिट्स में होते हैं, तो कन्वर्ट आप कर सकते हो इजली। ये याद रखिए, ठीक है। वॉल्यूम का ये यूनिट भी याद रख लेना। उसके बाद डेंसिटी ऑफ गैस, देखो डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है वो होता है पी एम बटा आर टी। क्या होता है? पी एम बटा आर टी। पी जो होता है प्रेशर होता है, एम जो होता है मोलर मास होता है, आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और टी जो होता है टेम्परेचर होता है। डेंसिटी याद रखना पी एम बटा आर टी होता है। और दूसरा फार्मूला है इसका पी स्मॉल एम बटा के टी। जब भी आप एम को रिप्लेस करोगे स्मॉल एम से तो आर को रिप्लेस कर देना के से, आपके पास दूसरा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जिस फार्मूले में एम भी होगा, कैपिटल एम भी होगा, कैपिटल आर भी होगा, उसमें अगर आप कैपिटल एम को स्मॉल एम से रिप्लेस कर देते हो, आर को के से रिप्लेस कर देते हो, तो आपके पास नया फार्मूला बन जाता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है? जब हम क्योंकि के जो होता है वो आर बटा एन होता है और स्मॉल एम जो होता है वो कैपिटल एम बटा एन होता है। और इन दोनों को जब हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इस फार्मूले में जब अप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस फार्मूले में। लेकिन हमने सिंपल इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी आप एम को रिप्लेस करते हो स्मॉल एम से, तो आर जो होता है वो के से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि डेंसिटी ऑफ गैस डी जो होती है पी कैपिटल एम बटा आर टी होता है और दूसरा फार्मूला जो है वो पी स्मॉल एम बटा के टी है। यहाँ पे डी डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस है। पी जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है। एम जो है कैपिटल एम वो मोलर मास है। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एन जो है वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है। एम यहाँ पे मास है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और ये चीज़ें भी याद रखना, इन्हीं दो फार्मूलों को यूज़ करके हम इस फार्मूले से ये फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। के इज इक्वल टू आर बटा एन और स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम बटा एन। हम आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, मैंने वही 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख के लाए हैं। जैसे एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंटायर गैस मॉलिक्यूल जो होता है, यानी वी एवरेज जो होता है वो ज़ीरो होता है। जब भी एवरेज वेलोसिटी पूरे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स की पूछी जाए तो वो ज़ीरो होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस जब भी होगा, ये न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट्स कभी कभी यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख के लाए हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। बहुत बार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ना दे के वॉल्यूम ऑफ कंटेनर न्यूमेरिकल में देते हैं, तो वहाँ समझ जाना कि वो वॉल्यूम ऑफ गैस ही है। अब है काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन में आपने ये फार्मूला याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि P इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम स्क्वायर बटा वी। इसमें M क्या है, N क्या है, यू आर एम एस क्या है, V क्या है, वो हमने अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है। तो आप इतना याद रख लो कि P इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम स्क्वायर बटा वी। P जो है वो प्रेशर है, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस की क्या है, तो 3/2 RT होता है, ठीक है। 3/2 RT होता है। यहाँ पे जो 3 है ना, ये एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस की पूछी जाए तो 3/2 RT होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की पूछी जाए तो 3/2 KT होता है, ठीक है। ये बात याद रख लेना। और जब काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की पूछी जाए तो आप जानते हो कि NRT जो होता है वो PV के बराबर होता है। यानी PV जो होता है, जो PV होता है वो NRT के बराबर होता है। जब एक मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो समझ जाना यहाँ n की जगह आपने 1 डालना है। तो जब यहाँ 1 डालोगे तो आपके पास RT बच जाएगा। तो RT बराबर होता है PV के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने RT की जगह PV लिख लिया। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो होता है 3/2 PV भी होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रख लो कि काइनेटिक एनर्जी जब भी 1 मोल ऑफ गैस की पूछी जाए 3/2 RT होगा और यही बराबर होगा 3/2 PV के भी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 है। इसी तरीके से अगर काइनेटिक एनर्जी n मोल ऑफ गैस की पूछी जाए तो 3/2 nRT होगी, ठीक है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की पूछी जाए तो 3/2 KT होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेशर जो है ना, P जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है, M मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, URMS जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस है। काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला होता है ना, ये हम उधर थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो F/2 KT होता है। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब देखो जब काइनेटिक एनर्जी F/2 KT है तो हमने यहाँ पे 3/2 KT क्यों लिखा? क्योंकि जब इसकी स्टडीज़ हो रही थी, इसकी इन चीज़ों की डिस्कवरीज हो रही थी, उस टाइम पे माना जाता था कि हर एक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। उस टाइम पे माना जाता था कि हर एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बन के आता है 3/2 KT, ठीक है। और पिछली स्लाइड पे भी मैंने यही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या है, 3/2 KT है।
क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अब देख लो, अगर आपसे आप क्वेश्चन में पूछा है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, कभी कभी पूछ लेता है नीट में। एक बार तो शायद 2021 में ये पूछ लिया है ये सवाल कि अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई के बराबर है तो प्रेशर का फार्मूला क्या है, प्रेशर की इक्वेशन क्या होगी। देख लो, अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई के बराबर है तो प्रेशर क्या होगा। ये जो है ये फार्मूला, ये मैंने पिछले एक फार्मूले से डिराइव किया है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 पीवी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी होता है। इसी से हमने ये डिराइव कर लिया। अब देख लो कैसे, काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख लिया 3/2 पीवी। इस पी को मैंने इधर लाया तो काइनेटिक ये हो जाता है, ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम 3/2 पी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या है, ई के बराबर है। तो इसको अगर मैं ई लिखता हूँ तो आगे क्या बचता है, 3/2 पी बचता है। तो हमसे प्रेशर पूछा है तो प्रेशर को अपनी जगह रख के इस 3/2 को उधर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा ई। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो तो प्रेशर का फॉर्मूला 2/3 ई होगा। ठीक है, ये नीट में डायरेक्ट 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, अब है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसी वाले पोर्शन से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहली वेलोसिटी जो है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम RMS वेलोसिटी कहते हैं। RMS वेलोसिटी क्या होती है, इसका जनरल फार्मूला जो है URMS √V1² + V2² प्लस डैश 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 VN²/n। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने वेलोसिटीज़ लिखनी है V1 + V2 + V3 प्लस डैश डैश VN। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है, हर एक वेलोसिटी को स्क्वायर लगाना है। उसके बाद मीन लगाना है यानी बटा n करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको अंडर रूट लगाना है। तो URMS क्या होता है, √V1² + V2² प्लस डैश डैश VN²/n। तो ये जो V1 है ये एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, ये nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद URMS जो होता है वो √3 kT/m होता है। मैंने पहले भी बताया था कि k को आप r से रिप्लेस कर दो तो स्मॉल m कैपिटल M से रिप्लेस हो जाएगा, या वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, यानी इस फार्मूले से ये बना लो या इस फार्मूले से ये बना लो, एक ही बात है। मैंने यहाँ k को रिप्लेस कर दिया कैपिटल R से, स्मॉल m को रिप्लेस कर दिया r से कैपिटल M से, तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। तो URMS क्या होता है, √3 kT/स्मॉल m √3 RT/कैपिटल M, और इसी को हम √3p/d कहते हैं, क्योंकि भाई जो RT/कैपिटल M होता है वो p/d के बराबर होता है, या kT/स्मॉल m कह लो या RT/कैपिटल M कह लो, वो p/d के बराबर होता है। कैसे होता है, ये इस फार्मूले से निकलता है। जैसे भाई यहाँ पे p अपनी जगह रख लो, ये d इधर ले लो तो p/d हो जाएगा, इस RT को इधर ले लो और m को नीचे ले आओ तो हो जाएगा RT/कैपिटल M। ठीक है, तो RT/कैपिटल M p/d के बराबर होता है। ये फार्मूला मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, इसी फार्मूले से ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस फार्मूले में। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेना, URMS जो होता है वो टेम्परेचर के √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और R की वैल्यू ये होती है आप जानते हो। प्रेशर यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेना या पास्कल में लेना, डेंसिटी kg/m³ में लेना। ठीक है, तो मेन इसमें ये फार्मूला याद रखना क्या होता है, √3 kT/m √3 RT/कैपिटल M और √3 p/d। ठीक है, ये याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद दूसरी वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कह लो या एवरेज स्पीड कह लो। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई जब आप m को स्मॉल m से रिप्लेस करते हो तो कैपिटल R k से में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो U एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, U1 + U2 + U3 प्लस डैश डैश UN/n। तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे की, तीसरे की, nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिवाइड कर देना है n से। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी का जनरल फार्मूला होता है। अब एवरेज वेलोसिटी का जो ये वाले फार्मूले होते हैं ये क्या होता है, √8 RT/m होता है, √8 kT/m होता है, √8 p/d होता है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला √8 RT/पाई कैपिटल M होता है। यहाँ पे कैपिटल M मोलर मास है, और यहाँ पे R को हमने K से जब रिप्लेस कर दिया तो M रिप्लेस हो जाता है स्मॉल m में। ठीक है, तो ये फार्मूला बन के आता है √8 kT/m, और आप जानते हो kT/m या RT/m p/d के बराबर होता है, तो ये आगे बनता है √8 p/d। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं UMPS से। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है। बहुत सारे सोचते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं होती है। ये क्या होती है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली वेलोसिटी होती है, इसलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। यानी पोजेस्ड
बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये वेलोसिटी जो होती है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इसलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला ये है कि यू एम पी एस √2 RT/m के बराबर होता है, √2 kT/m के बराबर होता है, √2 P/d के बराबर होता है। इसमें भी आपने एक ही फार्मूला याद रखना है, यू एम पी एस का एक ही फार्मूला याद रखना है, √2 RT/m, और r को रिप्लेस कर दो k से, m को रिप्लेस कर दो m से, उसके बाद kT/m की जगह P/d लिख लो, आपका नया फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही फार्मूला याद रख लेना, बाकी जो है वो टेक्निक से कर लेना, जो जो मैंने आपको बताया कि इस वाली टेक्निक से, और जो पिछला फार्मूला है इस फार्मूले से भी आप नया फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, इसमें सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई है कि आर ए एम, आप राम याद रख लेना। ठीक है, आर से आर एम एस होता है, ए से एवरेज होता है, एम से एम पी एस होता है। इसका मतलब कि यू आर एम एस ग्रेटर देन यू एवरेज ग्रेटर देन यू एम पी एस। आर एम एस वेलोसिटी बड़ी होती है एवरेज वेलोसिटी से, और वो बड़ी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। ठीक है, और इनका जो रेशियो है यू आर एम एस इज टू यू एवरेज इज टू यू एम पी एस, वो √3 इज टू √2.5 इज टू √2 होती है। अब देखो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इसका ग्राफ, ये समझना सबसे बड़ी बात है इस टॉपिक में, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। इसमें हम ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड के बीच में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक एक्सिस पे लेते हैं और स्पीड दूसरे एक्सिस पे लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी कर्व यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, कहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, यहाँ पे। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, जहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ का जो टॉप है वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, और उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। उससे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास यू एवरेज होती है, और उससे भी कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास यू आर एम एस होती है। लेकिन याद रखना यू आर एम एस जो है वो सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी यू एवरेज होती है, उससे छोटी यू एम पी एस होती है। क्योंकि इस एक्सिस पे स्पीड है ना, तो जो सबसे इस साइड होगी तो वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, तो यू आर एम एस सबसे बड़ी है, यू एवरेज उससे छोटी है, उससे छोटी यू एम पी एस है। लेकिन याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास यू एम पी एस होती है। उसके बाद मीन फ्री पाथ देख लो, जब भी मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करते वक्त उनके बीच में डिस्टेंस होता है, उसी को हम कहते हैं यानी डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, जैसे ये हो गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम λ1 कहेंगे। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको λ2 कहेंगे। दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, उसको λ3 कहेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन इन सभी के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है कोलिजन के दौरान, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसका फार्मूला ये है, λm इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डैश डैश बटा n। और इसी को हम λm को ही क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। λm इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, it is the average distance, successive distance between the molecules during collision। ठीक है, और इसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछे गए हैं और कभी कभी डेटा देके ये पूछे गए हैं। ठीक है, कभी कभी यानी इसका डेटा दिया है, कभी टेम्परेचर दिया है, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, प्रेशर दिया है, आपसे मीन फ्री पाथ पूछा है, या कभी मीन फ्री पाथ दिया हुआ है, डायमीटर पूछा है। ठीक है, तो कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूले पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। λm जो होता है वो होता है 1/√2n पाई डी स्क्वायर, और λm का जो दूसरा फार्मूला है, जब इसी को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास RT/√2 पाई डी स्क्वायर PNA होता है। ठीक है, और आप जानते हो कि डी स्क्वायर यहाँ पे λm जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि λm इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। और जब डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस है कि रेडियस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये नीट में एक बार डायरेक्टली पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर देख लेना, एक बार डायरेक्टली पूछा गया है कि λm इज इक्वल टू 1/√2n पाई डी स्क्वायर। और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो λm होता है RT/√2 पाई डी स्क्वायर P इंटू NA, और λm डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस स्क्वायर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ध्यान रखना जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे नहीं है, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मॉलिक्यूलर डेंसिटी है। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको मॉलिक्यूलर डेंसिटी कहते हैं। d यहाँ पे जो है डेंसिटी नहीं है, d यहाँ पे डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, r यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो आपको पता होगा, टेम्परेचर केल्विन में लेना, और प्रेशर जो है वो P जो है वो प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट।
हमने पूरी तरीके से चैप्टर के सारे फार्मूले और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी यानी आपके नीट में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जितने भी फार्मूलाज बनते हैं वो सारे मैंने कवर करा लिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहे वो थ्योरी के ही क्यों ना हो वो भी मैंने कवर करा लिए हैं। तो अगर आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए यानी शॉर्ट नोट्स चाहिए जिनको हम फार्मूला शीट्स भी कहते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे। मैं हर लेक्चर में कहता हूँ इन माइंड मैप्स की खासियत क्या है कि मैंने 2 से 3 पेजेस पे या मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेजेस पे मैंने पूरे फार्मूलाज को, पूरे कॉन्सेप्ट्स को कंपाइल किया हुआ है, जिससे क्या होगा कि जब एग्जाम को कम टाइम रहता है तो आप कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।